Students, today we are going to talk civics chapter number 2 standard 10th और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। मैंने इस चैप्टर में अभी तक आपको बताया कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म के क्या क्या टाइप्स हैं, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि भारत इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो कैसे है। इसलिए मैंने लिखा है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। कौन ऐसी चीज है हमारे देश में, कौन ऐसा सिस्टम है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इंडिया भी फेडरल कंट्री है। आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो फेडरल कंट्री होगा उनके क्या क्या गुण होंगे, उनके क्या क्या फीचर्स होंगे। अगर उन फीचर्स को कहीं ना कहीं हमारा देश कैरी करता है, अगर वो सारे फीचर्स हमारे देश के सिस्टम में मिल रहा है तो हम लोग आसानी से समझ पाएंगे कि इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है। इसलिए मैंने लिखा है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। द वर्ड फेडरेशन इज नॉट यूज्ड बट द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। भारतीय संविधान के अनुसार कहीं पर भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर आप भारत के संविधान को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के संविधान में फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इंडिया क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन का मतलब होता है संघ, कई राज्यों को मिलाकर के एक संघ है, एक फेडरेशन है, एक सिस्टम है, एक देश है जहां पर कई राज्यों को मिलाकर के, कई स्टेट्स को मिलाकर के एक संघ को बनाया गया जो कि क्या है, भारत है। और आपको मैंने बताया कि फेडरल वही कंट्री होता है जहां पर कई स्टेट्स को, कई पार्ट्स को एक साथ इकट्ठा करके एक नया यूनियन, एक नया फेडरेशन बनाया जाता है, वो फेडरलिज्म होता है। और हमारे देश में क्या है, हमारा देश 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है, लेकिन सारे को मिलाकर के क्या बना है, एक फेडरेशन बना है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिस समय भारत हमारा आजाद हुआ था 1947 में, उस समय हमारा देश जो था वो कई पार्ट में बटा हुआ था। अलग अलग स्टेट थे, अलग अलग एम्पायर थे, सभी लोग जो है स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन सभी को मिला करके, सभी को काफी मुश्किल के साथ इकट्ठा किया गया, सभी स्टेट्स को एक साथ मिलाया गया। उसके बाद तब एक यूनियन बना। जब यूनियन बना तो उसके लिए हमारे देश में 1947 के बाद 1949 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक संविधान बना, जिस संविधान में क्या लिखा गया है, द टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, द टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश के जो संविधान है उसमें हमारे देश का जो गवर्नमेंट है उसको अलग अलग टीयर्स में, अलग अलग लेवल्स में बांट दिया गया है। आपको पता है हमारे देश में गवर्नमेंट के 3 लेवल है। कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इसका सीधा मतलब है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पावर को क्या कर दिया गया है, शेयर कर दिया है। और मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया कि जहां पर पावर को शेयर किया जाता है वही देश फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने का एक उसका फीचर्स है। फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में जब मैंने पढ़ा था, आपको एक फीचर्स ये भी बताया था कि जहां पर भी फेडरल सिस्टम होगा वहां पर पावर को शेयर किया जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि हमारे देश में पावर को 3 लेवल पे शेयर किया गया। कहां पे? सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। और हमारे देश में जो है 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट के पावर भी अलग अलग है। और हमारे भारतीय संविधान में अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ईच टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में ये जो 3 लेवल है गवर्नमेंट के, सभी गवर्नमेंट का क्या अधिकार है, क्या अधिकार क्षेत्र है, क्या जुरिसडिक्शन है, इसको भी डिफाइन कर दिया गया है ताकि आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। अगर तीनों के पावर को सिर्फ शेयर कर दिया जाए, मौखिक रूप से कह दिया जाए कि आपको ये पावर है, तो फिर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपस में विवाद होगा। ऐसे विवाद से बचने के लिए हमारे भारतीय संविधान में, हमारे जो संविधान के निर्माता थे वे लोग बहुत दूरदर्शी थे। मैंने पहले भी कहा है कि वे लोग बहुत ही ज्यादा फ्यूचर के बारे में भी जान
जो विशेषाधिकार है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। एक और मैंने लिखा है हेरेडिटरी लिस्ट, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले इन तीनों लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या हुआ? यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आने वाले जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी बिंदु हैं, उन बिंदु पर डिसीजन लेना, उन बिंदुओं पर कानून बनाना, ऐसे अफेयर्स को, ऐसे मामले को देखने का काम कौन करती है? हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो करती है। कौन कौन ऐसे मामले हैं? फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, रक्षा से जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि देश है, इतना बड़ा देश है, इसकी जो सिक्योरिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामले के देखभाल करना, इसके क्या कानून होंगे, क्या नियम होंगे, किनके साथ क्या रिलेशन रखना है। इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स, विदेश, किसी भी देश के साथ कैसा रिश्ता होगा, किसके साथ हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा बैंकिंग, करेंसी, ये कुछ अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई अधिकार नहीं होता है। इन मुद्दों पर, इन इश्यूज पर डिसीजन सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ले सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिसके ऊपर यूनियन लिस्ट जो है वो क्या करती है? हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे देश के जो अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग मैटर्स हैं, किस मैटर पे, किस इश्यूज पे कौन सी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, इस चीज को हमारे संविधान में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा? यूनियन लिस्ट, जहां पर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी एक्सेट्रा, दीज आर द सम इश्यूज वेयर यूनियन गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन। ऐसे मुद्दे पर, ऐसे इश्यूज पर हमारा जो संघ सरकार है, हमारा जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो डिसीजन लेती है। उसके बाद क्या? स्टेट लिस्ट, मतलब राज्य सूची। राज्य सूची का मतलब क्या हुआ? ऐसे इश्यूज, ऐसे मुद्दे, ऐसे मैटर्स जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, जिन मुद्दों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। जैसे पुलिस, उस राज्य का एग्रीकल्चर और इरिगेशन से रिलेटेड मामला। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेने के लिए क्या होती है? स्वतंत्र होती है, उनका विशेषाधिकार होता है, उसका जुरिस्डिक्शन होता है कि वो ऐसे मामले पर अपनी मर्जी से जो फैसला हो, जो राज्य के लिए अच्छा हो, ऐसे डिसीजन ले सकती है। इसका मतलब है कि अलग अलग इश्यूज पर जो मामला है आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसलिए हमारे संविधान ने बांट दिया। पहला मैंने क्या देखा? यूनियन लिस्ट। दूसरा आपने क्या देखा? स्टेट लिस्ट। अब आपको मैं ऐसे लिस्ट के बारे में बता रहा हूं जहां पर स्टेट और सेंट्रल दोनों मिल करके डिसीजन लेती है। जैसे क्या है? एजुकेशन पॉलिसी। किसी भी देश का जो एजुकेशन पॉलिसी है, उस देश के एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में जब डिसीजन होगा तो स्टेट और सेंट्रल दोनों मिल करके डिसीजन करेंगे। फॉरेस्ट, मैरिज, ये सब कुछ ऐसे मामले हैं जिसके ऊपर स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके ऊपर वो भी कोई डिसीजन ले लिया, क्योंकि दोनों के अंतर्गत वो आता है। तो ऐसे मामले में क्या होगा? सेंट्रल स्टेट जब दोनों एक ही मुद्दे पर नियम बना देगा, दोनों एक ही मुद्दे पर कानून बना देगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, विवाद होगा। और आपको पता है हमारे देश में विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट है, जुडिशरी सिस्टम है। लेकिन इन मामलों को जुडिशरी ले जाने की जरूरत नहीं है। हमारे संविधान में साफ साफ लिख दिया गया है, जो कंकरेंट लिस्ट है, अगर वो मुद्दे पर दोनों राज्य और केंद्र दोनों की सहमति से कोई नियम बनता है, इट्स ओके, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन दोनों में अगर सहमति नहीं बन पाती है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ऐसे अवसर पर, ऐसे मुद्दे पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाएगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, उस नियम को, उस फैसले को स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो भले ही स्टेट और सेंट्रल दोनों के अंतर्गत आता हो, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंस किसका ज्यादा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर सहमति से कोई डिसीजन हो जाए, इट्स ओके। अगर सहमति नहीं बने, देन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू इंप्लीमेंट दैट रूल्स। अपने उस फैसले को वो लागू कर सकता है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। और मैंने आखिर में एक लिस्ट लिखा है, रेसिडुअरी लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट क्या होता है? आपको पता है जिस समय हमारा संविधान बना 1949 में, उस समय संविधान निर्माताओं ने फ्यूचर के बारे में तो सोचा, इतने दूरदर्शी थे वे लोग कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, उसके बारे में उन्होंने नियम बना दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक चीज और वहां पे छोड़ दिया कि बहुत सारी चीजें थी जो उस समय अवेलेबल नहीं थी, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके कारण आज आप हमें देख पा रहे हैं, आप वीडियो अपने घर में बैठे हुए पढ़ पा रहे हैं।
का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फैसला होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने अब समझ लिया होगा कि जो फेडरलिज्म के फीचर्स हैं, उन फीचर्स में से अनेकों फीचर्स ऐसे हैं जो हमारे देश आई मीन इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। इससे बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री एंड यू कैन से दैट फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया। भारत में संघीय सरकार है और भारत में संघवाद को क्या किया जाता है, प्रैक्टिस में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, वो मैंने आपको बताया। क्योंकि आपको पता है कि जहां पर भी फेडरल सिस्टम होगा वहां पर गवर्नमेंट के अलग अलग टीयर्स होंगे और हमारे देश में भी है अलग अलग टीयर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और मैंने आपको क्या बताया कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल इनके क्या क्या क्षेत्र हैं, क्या क्या अधिकार है, क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, तीनों के कौन कौन से क्षेत्र में कौन फैसला ले सकता है, इन तमाम चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने अगर स्टड पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।